पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका था। बेगम बिल्किस तुराब अली हर साल की तरह अब के भी अपने बंगले के बागीचे में माली से पौधों और पेड़ों की काट छांट करा रही थी। इस वक्त दिन के कोई 11 बजे होंगे। सेठ तुराब अली अपने काम पर और लड़के लड़कियां स्कूलों कॉलेजों में जा चुके थे। चुनाचा बेगम साहब बड़ी फिक्री के साथ आराम कुर्सी पर बैठी माली के काम की निगरानी कर रही थी। बेगम तुराब अली को निगरानी के कामों से हमेशा बड़ी दिलचस्पी रही थी। आज से 15 साल पहले जब उनके शौहर ने, जो इस वक्त सेठ तुराब नहीं बल्कि शेख तुराब अली कहलाते थे और सरकारी तामीरात के ठेके लिया करते थे, इस नवाह में बंगला बनवाना शुरू किया था, तो बेगम साहिबा ने इसकी तामीरात के काम की बड़ी कड़ी निगरानी की थी। और ये इसी का नतीजा था कि बंगला बड़ी किफ़ायत के साथ और थोड़े ही दिनों में बनकर तैयार हो गया था। बेगम तुराब अली का डेल डोल मर्दों जैसा था, आवाज़ ऊंची और गंभीर और रंग सावला जो गुस्से की हालत में स्याह पड़ जाता। चुनाचा नौकर चाकर उनकी डांट डपट से थर थर कांपने लगते और घर भर पर सन्नाटा छा जाता। उनकी औलाद में से 3 लड़के और 2 लड़कियां सने बलूगत को पहुंच चुके थे, मगर क्या मजाल जो माँ के कामों में दखल देना या उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करना पसंद करते थे। चुनाचा बेगम साहब पूरे ख़ानदान पर एक मलका की तरह हुक्मरान थी। उम्र और खुशहाली के साथ साथ उनकी फरबही बढ़ती जा रही थी और फरबही के साथ रोब और दबदबा भी। इन 15 बरस में जो उन्होंने इस नवाह में गुजारे थे, वो यहाँ के करीब करीब सभी रहने वालों से बखूबी वाकिफ़ हो गई थी। बाज़ घरों से मेल मिलाप भी था और कुछ बीसियों से दोस्ती भी। वो इस इलाके के हालात से ख़ुद को बाखबर रखती थी। यहाँ तक कि इमलाक की ख़रीदो फ़रोख्त और बंगलों में नए किराएदारों की आमद और पुराने किराएदारों की रुखसत की भी उन्हें पूरी खबर रहती थी। इस वक्त बेगम तुराब अली की तेज़ नज़रों के सामने माली का हाथ बड़ी फुर्ती से चल रहा था। उसने पौधों और छोटे छोटे पेड़ों की काट छांट तो कैंची से खड़े खड़े ही कर डाली थी और अब वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़कर बेगम साहब की हिदायत के मुताबिक सूखे या ज़ायद टहने कुलाड़ी से काट काट कर नीचे फेंक रहा था। कुछ देर बाद बेगम साहब बैठे बैठे थक गईं और कुर्सी से उठकर बंगले की 4 दीवारी के साथ साथ टहलने लगी। बंगले के आगे की दीवार के साथ साथ जो पेड़ थे, उनमें से 2 एक तो खासे बड़े थे, जिनकी छाँव घनी थी, खासकर वलायती बादाम का पेड़। इसका साया निस्फ बंगले के अंदर और निस्फ बाहर सड़क पर रहता था। दिन को जब धूप तेज़ हो जाती तो कभी कभी कोई राहगीर या ख्वांचे वाला ज़रा दम लेने के लिए इसके साए में बैठ जाता था। बेगम बिल्किस तुराब अली जैसे ही इस पेड़ के पास पहुंची, उनके कान में दीवार के बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। उन्होंने इस आवाज़ को फ़ौरन ही पहचान लिया। ये इस इलाके की मेहतरानी सग्गो की आवाज़ थी, जो अपनी बेटी जग्गू से बात कर रही थी। ये माँ बेटियाँ भी अक्सर दोपहर को इसी पेड़ के नीचे सस्ताने या नाश्ता पानी करने बैठ जाया करती थी। बेगम बिल्किस तुराब अली ने पहले तो उनकी बातों की तरफ ध्यान न दिया, मगर एकाएकी उनके कान में कुछ ऐसे अल्फाज पड़े कि वो चौंक उठी। सग्गो अपनी बेटी से पूछ रही थी, क्यों री, तूने तोते वाली के यहाँ काम कर लिया था? हाँ, जग्गू ने अपनी महीन आवाज़ में जवाब दिया। और खिलौने वाली के यहाँ? वो भी। और तबदिक वाली के यहाँ? अब के जग्गू की आवाज़ सुनाई न दी, शायद उसने सर हिला देने पर इक्तफा कर लिया होगा। और काली मेम के यहाँ? अब तो बेगम तुराब अली से ज़ब्त न हो सका और वो बेख्तियार पुकार उठी, सग्गो, अरियो सग्गो, ज़रा अंदर तो आइयो। सग्गो के वहम गुमान में भी ये बात न थी कि उसकी बातें कोई सुन रहा होगा, खसूसन बेगम बिल्किस तुराब अली, जिनकी सख्त मिजाजी और गुस्से से उसकी रूह कांपती थी। वो पहले तो सहम कर रह गई, फिर मरी हुई आवाज़ में बोली, अभी आई बेगम साहब। थोड़ी देर बाद वो आंचल से सीने को ढांपती, लहंगा हिलाती, बंगले का फाटक खोलकर अंदर आई। जग्गू उसके पीछे पीछे थी। दोनों माँ बेटियों के कपड़े मैले चकट हो रहे थे। दोनों ने सर में सरसों का तेल खूब लेसा हुआ था। सलाम बेगम साहब, सग्गो ने डरते डरते कहा। अभी तक उसकी समझ में कुछ न आया था कि किस कसूर की बिना पर उसे बेगम साहब के हजूर पेश होना पड़ा। बेगम साहब ने तहकमाना लहजे में पूछा, क्यों री मुर्दार, ये तू बाहर बैठी किन लोगों के नाम ले रही थी? कैसे नाम बेगम साहब? अरे तू कह रही थी ना, तोते वाली, खिलौने वाली, तपदिक वाली, काली मेम। सग्गो ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ये तो बेगम साहब हम आपस में बातें कर रहे थे। देख सग्गो, सच सच बता दे, वरना मैं जीता न छोड़ूंगी। सग्गो पल भर खामोश रही। उसने जान लिया कि बेगम साहब से बात छुपानी मुश्किल होगी और उसने बड़ी लजाजत से कहना शुरू किया। वो बात ये थी कि बेगम साहब, हम लिखत पढ़त तो जानते ही नहीं और हमको लोगों के नाम भी नहीं मालूम।
सो हमने अपनी नसानी के लिए उनके नाम रख लिए हैं। अच्छा, तो ये तोते वाली कौन है? वो जो बड़ा सा घर है ना अगली गली में नुक्कड़ वाला, फ़रूक साहब का। जी बेगम साहब वही। उनकी बीवी ने तोता पाल रखा है, हम उनको नसानी के लिए तोते वाली कहते हैं। और ये खिलौने वाली कौन है? वो जो मस्जिद के बराबर वाले बंगले में रहती हैं। बेगम तुराब अली ने इस इलाके का नक्शा जहन में जमाया, ज़रा देर गौर किया, फिर बोली, अच्छा बख्शलाई साहब का मकान। जी सरकार वही। अरे कम बख्त, तू उनको बेगम खिलौने वाली क्यों कहती है? जानती भी है वो तो लखपति हैं, लखपति। खिलौने थोड़े ही बेचते हैं। जब देखो उनकी कोठी में हर तरफ खिलौने ही खिलौने बिखरे रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने। ये बड़े बड़े हवाई जहाज़, चलने वाली बातें करने वाली गुड़िया, बिजली की रेल गाड़ी, मोटरें। अरे मुई, ये खिलौने तो खुद वो अपने बच्चों के खेलने के लिए वलायत से मंगवाते हैं, बेचते थोड़े ही हैं। हम तो नसानी के लिए कहते हैं बेगम साहब। और ये काली मैम किस बी साहबा का खिताब है? वो जो क्रिस्टन रहते हैं ना, मिस्टर डी फ्लोरी। जी हाँ वही। है कम बख्त, तेरा नास जाए। और तबदिक वाली कौन है? इधर को, सग्गों ने इशारा करते हुए कहा। वो बड़ी सड़क पर पहली गली के नुक्कड़ वाला जो घर, इसमें हर वक्त एक औरत पलंग पर पड़ी रहती है और मेज पे बहुत सी दवाइयों की शीशियाँ नजर आवें। बेगम साहब बेख्तियार मुस्कुरा दी। उनका गुस्सा अब तक उतर चुका था। वो सगों की बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी कि अचानक एक बात उनके जहन में आई और उनके चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। माथे पर बल पड़ गए। डांट कर बोली, क्यों रे मुर्दार, तूने मेरा भी तो कोई ना कोई नाम ज़रूर रखा होगा। बता क्या नाम रखा है, सच सच बताइयो, नहीं तो मारते मारते भुरकस निकाल दूंगी। सगो ज़रा ठटकी मगर फ़ौरन संभल गई। बेगम साहब चाहे मारिए चाहे जिंदा छोड़िए, हम तो आपको बेगम साहब ही कहते हैं। चल झूठी मकार। मैं झूठ नहीं बोलती सरकार, चाहे जिसकी कसम ले लीजिए, हम बेगम साहब को बेगम साहब ही कहते हैं ना। जग्गू ने माँ की तरफ देखा और जल्दी से मुंडिया हिला दी। मुझे तो तुम माँ बेटियों की बात पर यकीन नहीं आता। बेगम तुराब अली बोली। इस पर सगो खुशामदाना लहजे में कहने लगी, जी आप ऐसी सखी और गरीब परवर औरत हैं, हम भला आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। बेगम साहब का गुस्सा कुछ धीमा हुआ और उन्होंने सगो को नसीहत करना शुरू की। देख सगो, इस तरह शरीफ आदमियों के नाम रखना ठीक नहीं। अगर उनका पता चल जाएगा तो वो तुझे एकदम टोकरी से जवाब दे देंगे। अच्छा बेगम साहबा, इस दफ़ा तो हमें माफ़ कर दें, आगे को हम किसी को नामों से नहीं बुलाएंगे। सगो ने जब देखा कि बेगम साहब का गुस्सा बिल्कुल उतर गया है तो उसने ज़मीन पर पड़े हुए टहनों को ललचाई हुई नज़रों से देखा। बेगम साहब, खुदा हजूर के साहब और बच्चों को सदा सुखी रखे। ये जो 2 टहने आपने कटवाए हैं, ये तो आप हमें दे दीजिए सरकार। झोंपड़ी की छत कई दिनों से डूबी हुई है, इसकी मरम्मत हो जाएगी, गरीब दुआ देंगे। बेगम बिल्कीस तुराब अली पहले खामोश रही, मगर जब सगों ने ज़्यादा गिड़गिड़ाना शुरू किया तो पसीज गई। अच्छा अपने आदमी से कहना उठा ले जाए। बेगम साहब उसकी दुआ पूरी न सुन सकी क्योंकि उनको एक ज़रूरी काम याद आ गया और वो बंगले के अंदर चली गई। दोपहर को 12 बजे के करीब सग्गू और जग्गू सब काम निपटाकर घर जा रही थी कि सामने एक मेहतर मंडासा बांधे झाड़ू से सड़क पर गर्दो गुबार के बादल उड़ाता जल्द जल्द चला आ रहा था। दोनों माँ बेटियां उसके करीब पहुंचकर रुक गईं। आज बड़ी देर से सड़क झाड़ने निकले हो जग्गू के बाबा। हाँ, जरा आंख देर में खुली थी। ये कहकर वो मेहतर आगे बढ़ना चाहता था कि उसकी बीवी ने उसे रोक लिया। सुन जग्गू के बाबा, जब सड़क झाड़ चुकी हो तो ढिड्डू के बंगले पर चले जाइयो। वहाँ 2 बड़े बड़े टहने कटे पड़े हैं, उन्हें उठा लाइयो। मैंने ढिड्डू से इजाज़त ले ली है।